यही कोशिश करते हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के ज़रिए कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस के सिलसिले में या और बीमारियों के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में फैला सकें, ताकि इस बीमारी से बचाव मुमकिन बनाया जा सके हर सतह पर। और मैं यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू में आपको हमारे स्टूडियो का नंबर बताते चलूँगा, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे जो माहिर डॉक्टर्स हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। और इसके अलावा हमारे सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, जिस पे आप लोग देख सकते हैं कि किस दिन किस डॉक्टर का प्रोग्राम है और किस मौजू पर गुफ्तगू होनी है। ये तो हमारे से फेसबुक और स्टूडियो का नंबर हो गया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोबारा से कोरोना वायरस के बारे में, और डॉक्टर फरहान अली हमारे से यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और फ्रंट लाइन कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है इस टाइम पे इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर साहब वहाँ पर काम कर रहे हैं। और हम लोग बहुत मशकूर हैं डॉक्टर साहब का कि वो इन हालात में भी हमारे लिए टाइम निकालते हैं, आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। और डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले मैं छोटी सी एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हर दूसरे तीसरे दिन या एक हफ़्ते एक महीने के बाद जो है कोरोना वायरस के सिलसिले में कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई ना कोई हर्बल ट्रीटमेंट सामने आता है। तो और फिर होता ये है कि वो ट्रीटमेंट तो आ जाता है, फिर वो जो दवाई या जो भी चीज़ होती है उसकी कीमतें जो हैं वो लाखों में चली जाती हैं। मेरे ख्याल में हमें अगर हम लोग इस बीमारी से बचाव यानी प्रिवेंशन करें, जो कि हुकूमत भी कह रही है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कह रही है, अगर हम इससे बचाव करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम ऐसी दवाइयाँ जो कि अथेंटिक सोर्स से नहीं आई होती और हम लोग बस कहीं से पता चलता है और हम शुरू हो जाते हैं उस दवाई को ढूंढने, उस दवाई को स्टोर करने और कीमतें बढ़ाने और ख़रीदने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जो है एक इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, जो हम सबको इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जनाब कोई जब तक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो हम इन चीज़ों के पीछे मत दौड़ें और अपना नुकसान भी ना करें और दूसरों का नुकसान भी ना करें। चलते हैं डॉक्टर फरहान अली की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम करता हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला आज फिर हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो विद पैसेज ऑफ टाइम ख़राब ही होती जा रही है, केसेस नए आते जा रहे हैं और इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस भी आती जा रही हैं। अभी जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है, अक्सर लोग जाते हैं और फीवर के साथ आते हैं और साथ इनको अगर गला ख़राब है या जिस्म में दर्द है तो ख़ुद ही टेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा। जैसे टाइफाइड का टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है। अब वो जो है टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। अब वो समझते हैं कि हमें टाइफाइड है और उसी लाइन पे फिर वो अपनी मैनेजमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा। ये ऐसे लोग, मतलब जो पेरिफेरी में अगर देख लिया जाए, ये एक इंफॉर्मेशन इस चैनल से मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ कि टाइफाइड डॉट जो टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मीडिया में भी देखें या सोशल मीडिया में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये टाइफाइड का मौसम है और टाइफाइड ही है, कोरोना नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही जी। तो अब होता ये है कि टाइफाइड डॉट टेस्ट जो है उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। अच्छा। मतलब वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। ठीक है। ब्लड कल्चर होता है जो कि ऑथेंटिक टेस्ट होता है। ठीक है। अब होता है कि जब वबा का मौसम होता है या वायरल इन्फेक्शन कोई चल रही होती है तो ये टेस्ट उनसे पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा। इसको हम फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। होता है ये कि ये किट मेथड से किया जाता है, जिसमें IgG और IgM एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है। जो अगेंस्ट होती है बैक्टीरिया, जो साल्मोनेला या पैरासाल्मोनेला होते हैं टाइफी के अगेंस्ट होती है। ठीक है। अब वो जो होती हैं और जो वायरस भी चल रहा हो, जैसे कोरोना चल रहा है जी, तो वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं, तो वो फॉल्स पॉजिटिव इमेज आना शुरू होता है, IgM पॉजिटिव आ जाती है टाइफाइड डॉट की। ठीक है। तो लोग समझते हैं टाइफाइड है तो वो उस लाइन पे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि मरीज को बीमारी नहीं है और उसको ट्रीट कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राबिया बात कर रही हूँ और इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? मैंने सर से क्वेश्चन करना है कि समटाइम्स इस तरह होता है कि पेशेंट्स को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है जी, बट PCR उनका नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इसकी क्या एसोसिएशन है कोरोना सिम्टम्स की PCR से? नहीं, इसके बारे में सर थोड़ा सा बता देंगे? आपने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आ जाता है लेकिन जो है PCR नेगेटिव होता है। जी जी, ये आप कह रही हैं। तो कोरोना पॉजिटिव किस टेस्ट के तहत आप कह रही हैं पॉजिटिव होता है? आपका मतलब सिम्टम्स से?
सिम्टम्स जी हैं। सिम्टम्स, जी जी एग्जैक्टली। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा डॉक्टर साहब प्लीज। अब जैसे ये जो बात की गई है जी। इसमें ये है कि लोगों के सिम्टम्स कोरोना जैसे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वबा का मौसम है। जी। इसमें जो भी फीवर बुखार होगा उसे हम पहली कंसीडर यही करेंगे कि कोरोना ही हो सकता है। ठीक है, अब अक्सर लोग पीसीआर का टेस्ट करवाते हैं, नेगेटिव आता है, वो समझते हैं यही है, हमें कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन दूसरे तीसरे दिन का बुखार इतना तेज़ हो जाता है जिसमें दर्द शुरू हो जाती हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, बेड पर चले जाते हैं। ठीक है। अब जब उनके हम बाकी स्पॉटिव टेस्ट करवाते हैं जिसमें सीपी, उनमें लिम्फोपीनिया चल रहा होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स अक्सर के कम हो जाते हैं, सीआरपी के लेवल बढ़ जाते हैं, फेरेटिन बढ़ जाता है, अच्छा। एलडीएच होता है वो बढ़ जाता है, डी डाइमर, और फिर हम खांसी के साथ फिर सिटी स्कैन करवाया जाता है। ठीक है, तो जब ये जो इनका क्वेश्चन है कि एक ये मिथ चल रही है कि नेगेटिव हमारा अगर पीसीआर आ गया जी। तो हम नहीं है, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम और है। फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं या हमें एडमिट क्यों किया जा जो रहा है? एडमिट क्यों जी। किया जा रहा है, तो हमने इस चीज़ को भी देखना है कि बाकी चीज़ें अगर उनकी फेवर में जा रही हैं, सही। सपोर्ट कर रही हैं कोरोना को, तो ये कोरोना डिजीज, क्योंकि पीसीआर की सेंसिटिविटी ही बहुत कम है। अच्छा। 60 to 70% केसेस में अगर हमने 100 लोगों को करवाया तो 60 से 70 लोगों में पॉजिटिव आएगा, बाकी 30% लोगों में नेगेटिव आएगा। अच्छा। उसकी कई वजूहात हो सकती है। उसकी ठीक है। वजूहात ये है कि अगर सैंपल सही तरीके से लिया नहीं गया, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्ट नहीं की, या उस पर जो उनसे टेस्ट है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया, तो ये इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है। इसलिए बाकी टेस्ट भी होने चाहिए। ठीक है। मतलब जो है हमारे अगर जीपी जनरल प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं, पेरिफेरल एरियाज में बैठे हैं, ठीक। तो वो इस चीज़ को देखें कि अगर बुखार चल रहा है और उसके साथ बाकी टेस्टों में, ख़ास तौर पे ब्लड सीपी के टेस्ट में लिम्फोपीनिया, क्योंकि लिम्फोपीनिया क्लू है जो कि ठीक। 80 to 90% लोगों में आ जाता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन को शो करता है। अच्छा, ठीक। नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि टीएलसी, हम टोटल ल्यूकोसाइट कहते ठीक हैं, है। अगर उसमें को डिवाइड फर्दर किया जाए तो उसमें एक फीचर होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है। वो लिम्फोसाइट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो ये टिपिकल फीचर है कि हम सिंपल ब्लड सीपी की पिक्चर के ऊपर ही मरीज को डायग्नोस कर सकते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन कोरोना ही हो सकती है। ठीक। बाकी फिर जो उनसे है उसमें सीआरपी के लेवल्स होते हैं, जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहती है, वो बढ़ जाते हैं, फिर सीरम फेरेटिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अभी ये हॉस्पिटल में हम लोग देख रहे हैं कि बेशुमार केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनके पीसीआर नेगेटिव है। अच्छा। और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं, डिनाइल फेज में होते ठीक हैं। है। जब उनके बाकी चीज़ें करवाई जाती है वो बढ़ी हुई होती हैं। अच्छा। तो ऐसे मरीज अगर वक्त पे इनको डील ना किया जाए, साइटोकाइन स्टॉर्म एक कंडीशन होती है हाँ, कि हाँ, बॉडी सही। के अंदर एक ऐसा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है कि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करना शुरू कर देता ठीक है। है। वो मार्कर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बॉडी के अंदर कि बॉडी का अपना ही सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अच्छा। और लोग जो उनसे है वही सांस का मसला शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ERDS में चले, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चले जाते हैं। अच्छा। इसी से फिर सेप्सिस हो जाता है, सेप्टिक शॉक भी जिसे कहते हैं, गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, और मल्टी ऑर्गन फेलियर जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल। मुख्तलिफ ऑर्गन्स फेल हो गए, दिल, फेफड़े, सही गुर्दे, और डेथ हो जाती अच्छा। है, तो वेंटिलेटरी सपोर्ट पर चले जाते सही हैं। तो है। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी डॉक्टर इसको देख रहा है मरीज़ को, अगर बुखार के साथ बाकी चीज़ें फेवर में हैं तो उसको आइसोलेट कर दे फैमिली के साथ, और उसको मोनिटर करे हर 72 घंटे के बाद कि ये चीज़ें कम हो रही हैं कि नहीं। ठीक। अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसको फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वो जो उनसे उनके फेफड़े जब इन्वॉल्व होते हैं फिर- तो ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है ठीक है, बॉडी में। सही है। अगर Critical हो 90 to 80% होती है, कम होते हुए 94, 90 से 80 जी। तक चली जाती है, उसके बाद कोलैप्स कर जाती है। डॉक्टर साहब कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं प्रोग्राम में। खुश आमदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाएं। सर मैं मोहम्मद अयाज बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी अयाज भाई, कोयटा से आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ये सर मैंने ये मालूमात करना था, मुझे जो है ना केरा बहुत ज्यादा आ रहा है, खांसी भी नहीं है, और गले में जो है ना खराश रहती है, और जो सही। ये बगलम मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, कितने अरसे से आपको बलगम आ रहा है? ये सर पहले जो है ना 2-3 में माँ जो है ना पहले आता था, फिर मैंने जो है ना कुछ दवाई ली थी, ठीक है, सही। तो और वो अभी से फिर वही सिलसिला मेरा चालू हो गया। बुखार वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, बुखार शुखार कुछ भी नहीं है। सही। गले में खारिश होती है, खांसी हो रही है आपको? खांसी भी इतना नहीं होती है, केरा बहुत ज्यादा है।
अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की कोयटा से। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। रेशम की मेरे ख्याल से बात इनका करेंगे। कहने के बाद पोस्ट नेजल ड्रिप होती जी, है। ठीक। अक्सर लोगों को साइनोसाइटिस चल रहा होता है, यानी मतलब रेशा आम जुबान में जिसे हम कहते हैं जी। नाक में और गले में गिरता रहता है, और ख़ास तौर पे सुबह उठते हैं तो गले में जो उनसे अक्सर भरा हुआ होता है और थूकना पड़ता है उनको। ठीक है। तो ऐसे मरीज जो उनसे साइनोसाइटिस होते हैं, इसमें जो उनसे फिर एक्सरे PNS एक हम करवाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि चेहरे का एक एक्सरे होता है जिसमें हमें कंफर्म हो जाता है। ठीक और ये नहीं लगता कि ये जो उनसे इनको कोरोना की वाली बात नहीं लगती, क्योंकि इतने अरसे से कोरोना नहीं चलता, क्योंकि इसके तो स्पेसिफिक टाइम है, उसी में जो उनसे या तो मरीज ने ठीक हो जाना है या फिर कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है। क्योंकि 14 दिन 2 वीक्स में लोग ठीक हो जाते हैं, मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं वो 3 से 4 हफ्ते या 5 हफ्ते तक उनको इश्यूज हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये ऐसी बात नहीं लगती, नहीं है, यानी इसको कोरोना से कोई ऐसे कोरोना से कोई ताल्लुक डॉक्टर साहब आजकल जो है वो PCR की बजाय कुछ लैब्स जो हैं वो IgG और IgM के टेस्ट कर रहे हैं कोरोना के नाम पे, तो वो क्या ठीक है टेस्ट? उस पे कहते हैं जी एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं, वो बेहतर है। मैंने पर्सनली सुना है लोगों से। अच्छा, जो एंटीबॉडीज होती हैं ना, ये जिस्म बॉडी का रिस्पॉन्स है। ठीक है। जब जिस्म के अंदर वायरस एंटर होता है ना नाक से या मुंह के अंदर, तो वो जो उनसे है म्यूकस या एपिथेलियम होते हैं या गले और मुंह नाक के अंदर ना, वहाँ पे अटैच हो जाता है। वहाँ पे जब ये अटैच होता है तो कुछ वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हम ACE2 रिसेप्टर्स कहते हैं, तो वो इसको फैसिलिटेट करते हैं वायरस को अंदर दाखिल होने में, यानी खुलिये के अंदर वो दाखिल हो जाता है, यानी एंट्री गेट है जो को इसको एंटर करने में हेल्प कर रहा है। डॉक्टर माजिर के साथ कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, फरमाइएगा, कौन बात करें? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, कौन बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं कैसर मुमताज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइएगा मुमताज साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मुझे पिछले दिनों खांसी का अटैक हुआ है, काफी सीरियस, और बाद में वही मेरे ना सीने पे बगलम आ गई है, बगलम के बाद मेरे फेफड़ों पर असर आ गया, असर हुआ है, और इसी दौरान मेरा ना सांस का काफी इशू हो गया। तो मैंने कोरोना का भी टेस्ट करवाया है, कोरोना का मेरा नेगेटिव टेस्ट आया, लेकिन अब मैं बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे सांस का इशू आ रहा है। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी सांस जो है वो फूल रहा है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे सांस में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मैंने पूछना है ये क्या वजह है? आपकी एज कितनी है? मेरी एज 48 है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर से इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब। जी, जैसे बात हो रही है सेल के अंदर, खुलिये के अंदर जरासीम एंटर हो चला जाता है, वहाँ पर वो उसकी रेप्लिकेशन मतलब 1 से 2 3 2 से 4 और 5 6 डिवाइड होना शुरू होते हैं, बढ़ना शुरू। फिर सेल जो है फट जाता है, टूट जाता है, मतलब फट जाता है, कोई इन्फेक्टेड हो जाता है खुलिया, फट जाता है, उसके अंदर से जो है ना सारे वायरस सर्कुलेशन में और फैल जाते हैं, पूरी बॉडी में जाना शुरू हो जाता है। इसके रिस्पॉन्स में तो जिस्म का भी एक अपना इम्यून सिस्टम है, जिसे कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये एक नया वायरस है, तो इसलिए अभी बॉडी को समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। ठीक है, वो एंटर हो गया जिस्म के अंदर, अब इम्यून कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम एक्टिव होना शुरू होता है। सही है। उसको कंटेन करने की कोशिश करता है कि इसी वायरस को यहीं पे रोक लिया जाए। ठीक है। तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी रिलीज करती है सर्कुलेशन के अंदर। वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स उस एरिया को मतलब लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं, बंद कर देते हैं, कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। तो मतलब ये कि उनकी वायरस और उनकी आपस में लड़ाई होती है और डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स जो आता है ना बॉडी का, उसके दौरान जो उनसे एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसे हम कह देते हैं IgM। ये बेसिकली बॉडी का एक इम्यून सिस्टम की एक्टिव होता है और बॉडी जो उनसे वेपन्स तैयार कर लेती है उस वायरस को मारने के लिए। ठीक है। तो ये 7 डेज पर जाकर बनते हैं, उससे पहले नहीं बनते। ठीक है। तो अगर आप अपना एंटीबॉडीज का टेस्ट करवाने जाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा शुरू में ही। बिल्कुल। अगर आज किसी को बुखार हुआ है, अभी जाके टेस्ट करवाता है, वो नेगेटिव आएगा, तो उस एंटीबॉडीज टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। 7 डेज ऑफ फीवर, ठीक है, फिर जाकर आप एंटीबॉडी IgM पॉजिटिव आएगा। डॉक्टर कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं और प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि जी उनको तकलीफ खांसी की, सांस का भी मसला चल रहा है, बाकी ठीक है, नेगेटिव आया उनका टेस्ट। जी, अब इसमें ये है कि आजकल जैसे इन्होंने बताया खांसी है, बलगम है और अभी सांस भी फूल रहा है, 48 ईयर्स की एज है उनकी और पुरानी कोई हिस्ट्री लगती नहीं है। ठीक है। तो PCR अगर नेगेटिव आ गया है
तो बाकी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी थे इनको। अच्छा, कि ऐसा ना हो, जैसे मैंने पहले ही बात की कि ये PCR नेगेटिव कोरोना बहुत ज़्यादा इस वक्त है, ठीक है, और वही इश्यूज चल रहे हैं, लोग नहीं समझते और मतलब एक उस फेज़ में चले जाते हैं, कुछ नहीं है, और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। बिल्कुल सारी बात। तो मतलब ये है कि इनके एक्सरे टेस्ट करवाना चाहिए अपना, ठीक है, और फिर भी उसमें कोई एक्सरे में कोई फाइंडिंग्स नहीं आती है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से डिस्कस करें, फिर CT स्कैन होना चाहिए। ठीक है, CT स्कैन में पता चलेगा कि ये जो फेफड़ा है ये कोरोना की वजह से ख़राब तो नहीं हो गया, डैमेज तो नहीं हुआ, अच्छा, उसका इफेक्ट आया था कि नहीं आया था। अच्छा, क्योंकि बहुत सी अब जो डायग्नोसिस है हमारी, अगर PCR पे नहीं होती तो फिर हम CT स्कैन की हेल्प लेते हैं, ठीक है, बाकी टेस्टों के साथ, जैसे मैंने बात की CP, ESR, CRP, फेरेटिन, D डाइमर, LDH, ये बड़े हुए हैं, और साथ हम CT स्कैन करवाते हैं। ठीक हो गया। वो हमें एक क्लू दे देता है कि ये इसको है, क्योंकि HRCT इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फर्मेटरी है, क्योंकि उसमें एक टिपिकल फाइंडिंग्स आती हैं। जो फेफड़ा होता है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे से इन्फिल्ट्रेट्स आ जाते हैं, या फिर वहाँ पे जो उनसे ना नमूनिया वाले पैच बन जाते हैं, यानी टिपिकल वो नमूनिया का होता है। ठीक है, तो ये वेदर नमूनिया का नहीं है, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत कम नमूनिया होता है, बिल्कुल अगर 100 में से 5 या 6% होगा, वो भी एक खास नमूनिया जिसे हम एटिपिकल नमूनिया कहते हैं, वो होता है। लेकिन इस मौसम में अगर किसी को खांसी और बुखार और सांस फूल रहा है तो इसका मतलब है इनको कोरोना ही हुआ था। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि ये ऑक्सीजन लेवल की बात आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे भी और लोगों के दरमियान भी, जी ऑक्सीजन लेवल कम हो, जैसे आपने भी जिक्र किया, फिर लोग ऑक्सीमीटर के पीछे भाग रहे हैं, वो भी महंगा हो गया है, जैसे हमारे यहाँ हर चीज़ का ऐसा ही होता है। तो क्या है ये ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं? अब जैसे डिजीज़ बढ़ती है, शुरू में 3 से 4 दिन तक बुखार पीक पे जाता है, बस, क्योंकि जैसे कोरोना की ना 3 किस्में अगर आप समझ लें, एक होता है जिनमें हल्का सा बुखार हुआ, गला खराब हुआ और लोग ठीक हो जाते हैं, 7 से 10 दिन में आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करके 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी किस्म वो होती है जिन्हें हम मॉडरेट कहते हैं, मतलब उनमें जिस्म में दर्द हुआ, गला ख़राब हुआ, शदीद किस्म की लेथार्जी हुई, और उसके बाद जो उनसे ना खांसी शुरू हो गई। वो खांसी जो उनसी है इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली नहीं होती, मतलब जो उनसे वो मरीज़ उसको टॉलरेट कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, दवाइयाँ लेती हैं और अक्सर लोग ठीक होना शुरू हो जाती है, यानी जो घर में रहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं ना, अब वो जो एक कंसेप्ट था ना पहले क्वारंटीन वाला, वो ख़त्म हो गया, अब ये आइसोलेशन वाला कंसेप्ट है, क्योंकि अब हमें तो पता ही नहीं है, हर बंदा एक्सपोज है। बिल्कुल सही। पहले तो ये होता है कि आप किसी कोविड वाले पेशेंट के सामने एक्सपोज हुए, आप अपने आप को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर लेते थे। अब तो आइसोलेशन है, क्योंकि हम अब इतनी एक्सपोजर हो चुका है कि हर बंदा तकरीबन एक्सपोज्ड है, तो इसलिए अब वही लोग जिनके डायग्नोसिस होते जा रहे हैं उनको हम आइसोलेट करना शुरू कर दिया है, या तो घर में आइसोलेट कर देते हैं या फिर हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर लिया जाता है। बिल्कुल सही। ये जो है इसमें जो शिद्दत वाली बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि खांसी के साथ सांस फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब ये सांस फूलना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि कोविड ने, कोरोना ने फेफड़ों को डैमेज करना शुरू कर दिया है। ठीक है। वो खून से मतलब नाक, मुंह, गले से वो नीचे उतर गया और फेफड़ों में चला गया, और फेफड़े खराब होना शुरू हो गए। वो लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है वो ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी है, या बुजुर्ग हज़रात है, या 60 ईयर से ज़्यादा लोग हैं, या जवान यंग लोग भी हैं जिनको कोई ना कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम चल रहा है, या उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो चुका है, मतलब मरीजों के साथ, या डॉक्टर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ, तो यंग डेथ्स जिनकी हुई है, तो वायरल लोड बढ़ जाता है। क्योंकि बेसिकली वायरस है ना, एक इंसान के अगर अंदर मिसाल के तौर पर लाख वायरल है, तो दूसरे के इतना एक्सपोजर उसके अंदर 10 लाख बार-बार एक्सपोजर हुआ, बार-बार एक्सपोजर रोज हो रहा है। तो वो वायरस लोड डिपेंड करता है कि कितना वायरल लोड है। जितना वायरल लोड कम है तो उतनी सीवियरिटी ऑफ द डिजीज कम है, मतलब कम शिद्दत कम आएगी। ठीक है। हल्का सा हुआ ठीक हो गए, मॉडरेट हुआ ठीक हो गए। सीवियर लोग वही होते हैं, क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है और एकदम अटैक हुआ, चाहे वायरल लोड में कम भी है लेकिन उनका सिस्टम ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टेड होना शुरू होते हैं। वहाँ पे क्या जाते हैं, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। फेफड़े जब ख़राब होते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होती है ना, हम नॉर्मली ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जरासीम जाकर, वायरस जाकर उन एरियाज को ब्लॉक कर देता है। वो जो एक्सचेंज के मेम्ब्रेन्स होती है ना, यानी इधर से पर्दा है बिल्कुल फेफड़े के दरमियान, उस पे जाके म्यूकस स्क्रीशन मुख्तलिफ किस्म की जम जाती हैं। अच्छा। अब होता क्या है कि जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज मैकेनिज्म ख़राब होता है तो मरीज़ को सांस में
मुश्किल आना शुरू हो जाती है। वो जो मुश्किल इतनी बढ़ती है कि वो ऑक्सीजन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है खून के अंदर, जो खून के अंदर। अब देखें, अब जो भी हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो बॉडी का एक मैकेनिज्म चल रहा है। अब वो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मिकदार, मतलब 98 से 100 तक हम कंसीडर करते हैं कि ओके है। ठीक है। इन लोगों में जब ये 94 से कम होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि मरीज में मसले शुरू हो गए हैं। तो फिर उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन स्टार्ट कर दी जाती है। अच्छा। मतलब सिलेंडर लगा दिया जाता है। इसीलिए ये जो पल्स ऑक्सीमीटर की जो आप बात कर रहे हैं कि रेट बढ़ गए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी मशीन होती है जो बताती है, तो एक तो बताती है पल्स के नाम से ही है। अच्छा, ठीक है। पल्स जैसे हम किसी अपनी देखते हैं, नब्ज चेक करते हैं कितनी है, तो वो जो उनसे फिंगर पे लगा देते हैं, इंडेक्स फिंगर, ये जो उनसे उंगलियां होती है, तो वो जो उनसे इंफ्रारेड उसके अंदर होता है, तो वो जो उनसे ना उसमें सैचुरेशन को बताती है ब्लड के अंदर कि ऑक्सीजन इसके अंदर कितनी चल रही है। तो वो ऐसे लोग जिनको नमूनिया बढ़ जाता है, ऑक्सीजन गिरना शुरू हो जाती है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सिलेंडर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है, या हॉस्पिटलाइज होना है, या हॉस्पिटलाइज होना। कॉलर एंड कॉलर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया बात कर रही हूँ बहरिया टाउन से। जी सोनिया, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? सर मैंने ये पूछना है कि आजकल जैसे कहते हैं कि फीवर है पेशेंट्स को और उसके बाद उनको कोई जीआईटी के सिम्टम्स हैं, ठीक है, या कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, जी जी, या फिर कोई सेंस ऑफ स्मेल डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, तो और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं मेनिंजाइटिस से, लाइक उनके दिमाग पे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या कोरोना की कोई टिपिकल प्रेजेंटेशन है या कि नहीं? सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुन लिया, डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब डॉक्टर लग रही थी मुझे मेरे ख्याल में। जी फरमाइएगा। अच्छा, अब इसमें ये है, जिस तरह बात की क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो कोरोना है ये एक वायरल डिजीज है। जो वायरस होते हैं ना, वो हेड टू टो किसी सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो जो उनसे है, अब ये जो है बेसिकली रिस्पायरेशन में एंटर होता है ना, रिस्पायरेटरी ट्रैक से, मतलब सांस की नालियों से इसकी एंट्रेंस है, बाकी कहीं से नहीं जाता। नाक से जाएगा या मुंह के अंदर से जाएगा, या आंखों पर, अगर हाथों के जरिए आंखों पे लगा, लेकिन दो मेन इसके सोर्सेज है एंट्रेंस के नाक और गला, मुंह के अंदर। तो ये जाते जाते पीछे गले में जाता है, वहां से जो उनसे नीचे उतर जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों को ये डैमेज कर देता है। सही है। लेकिन ये वायरस कहीं पर भी जा सकता है अगर ये नाक के जरिए ऊपर ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस तो है ना, बिल्कुल सही। वहां से ऊपर जाता है तो दिमाग के अंदर जो सा है ये गर्दन तोड़ बुखार कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि मेनिंजाइटिस हो गया। लोगों को तेज बुखार होगा, सर में दर्द, सर में दर्द एक निशानी मेनिंजाइटिस को शो करता है कि किसी को चल रहा है। अगर इस बुखार के साथ, तो वो गर्दन तोड़, गर्दन एकदम सख्त हो जाती है, ये जो गर्दन की हड्डी और ये जो सा ये बिल्कुल सख्त अकड़ जाती है। तो वो एक पॉइंट होता है, निशानी होती है कि ये गर्दन तोड़ बुखार है। दूसरी चीज ये है कि ये फालिज का अटैक भी करता है कोरोना वायरस। तो अक्सर लोग जो उनसे वो सर के दर्द के साथ आते हैं, शिद्दत का सर का दर्द एक पॉइंट बताता है कि इसको स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गया, खून की शरीयानों में ब्लॉकेज कर देता है। तो इसलिए एक ये पॉइंट भी है। अब ये जब दूसरे हिस्सों में जैसे गर्दन से नीचे चला जाता है या फेफड़ों में बात होगी, उसके बाद ये दिल पे चला जाता है। यानी कोई टिपिकल प्रेजेंटेशन हम नहीं कह सकते कि है इसकी। एक्चुअली इसका मेजर जो टारगेटेड ऑर्गन है ना, जो मेन है, वो है फेफड़े। ठीक है, लेकिन बाकी किसी हिस्से को भी ये इन्वॉल्व करता है। उसकी वजह है कि इसमें AC2 रिसेप्टर्स होते हैं। AC2 रिसेप्टर ब्रेन में भी हैं, दिल के ऊपर भी हैं, फेफड़ों पे भी हैं, गुर्दों पर भी हैं, और मैदे और आंतों में भी है। तो जहां जहां होंगे वो वहां डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल टाइम माजरत के साथ खत्म हो गया। बहुत सी चीजें थी लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आपने डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट ने कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब ने कोरोना की जो अभी अपडेट थी, जो अभी जो नई बातें और डिफरेंट थ्योरीज आ रही हैं उनके ऊपर डॉक्टर साहब बात की, उसको एड्रेस किया। आई होप आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू।
This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें।
खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी, जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं स्टूडियो का नंबर बताता चलूं कि 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। हम अभी लाइव हैं और डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ ब्रेक से पहले थे, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो। उन्होंने कोरोना वायरस और कोविड-19 की जो कंडीशंस थी, जो अपडेट्स थी, उनको डिस्कस किया, जो थीरीज थी उन पर भी बात की। अब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर करिश्मा सनिया। डॉक्टर साहब जो हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और MS भी हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी जो कि इसकी जो फील्ड है उस पर बात करें कि ये फील्ड है क्या और कहाँ पर अप्लाई होती है और इससे किस तरह हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत में। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजी, बेसिकली पहला तो सवाल यही होगा कि ये फील्ड है क्या और कहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है। जी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जो है वो काफ़ी वास्ट एक फील्ड है और अलाइड हेल्थ साइंसेस में आती है, जिसमें कि हम जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है वो BS या MS की डिग्री के साथ जो है वो अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं आफ्टर दिस डिग्री। बिकॉज हम बहुत सारे क्रैक्स को भी देखते हैं अपनी सोसाइटी में, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट। और जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो काम करती हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में डिफरेंट एज ग्रुप के साथ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज एज वेल, जिसमें इसके बच्चे, एडल्ट और इसी तरह डिफरेंट जो डोमेन्स हैं मेडिकल की, उनके साथ भी इनका जो है वो कोलैबोरेटिवली इनका काम होता है। और जैसे कि आपने बहुत कॉमन आपको देखने में आया होगा वो बच्चे जो हकला कर बोलते हैं या तोतला बोलते हैं, अमूमन ये समझा जाता है कि स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ उनके साथ काम करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की डोमेन में आते हैं, जिनके साथ स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो काम करती हैं। और इसी तरह जो आवाज़ की प्रॉब्लम है, ENT स्पेशलिस्ट जो हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि उनके साथ हम काम करते हैं, वो डील करते हैं, मगर आवाज़ के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि मेडिसिन वगैरह से ठीक नहीं होते हैं।
अच्छा। और उनकी जो है वो थेरेपी सर्विसेज होती हैं, हम उनको डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जो है उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव में, या अगर आवाज़ खराब हो गई है या आवाज़ अगर बिल्कुल ही बंद हो गई है, या बाज़ आपने देखा होगा कि लड़कों की जो आवाज़ है वो लड़कियों जैसी होती है। अच्छा। तो उन ऐसे जो मामलात हैं उनको स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो डील करती हैं। इसी तरह जो पेशेंट्स हैं स्ट्रोक वगैरह के, एडल्ट पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो उनकी स्वॉलोइंग के प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज के साथ या फिर डिफरेंट थेरेपीज के साथ जो है वो उनको इस पोजीशन में लेके आती हैं कि वो नॉर्मल अपनी स्वॉलोइंग पे आ जाएं। क्योंकि जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो डॉक्टर्स यूजुअली जब वो खा नहीं सकता तो क्या होता है कि उनको एनजीज वगैरह लगा दी जाती हैं, और फिर उसको रिमूव करने के लिए और उनकी नॉर्मल स्वॉलोइंग को डेवलप करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट का बड़ा अहम रोल है। सही। डॉक्टर साहब, ये जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या थेरेपी की जो फील्ड है, इसमें क्या फोकस बच्चों पे होता है या बड़ी एज के लोगों में भी अगर कोई मसला हो तो उनको भी सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं वो बच्चों के साथ साथ जो है वो बड़ों पे भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट उनको भी डील करती हैं, ओल्ड एज में भी डील करती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें तो वो बच्चे जो कि नॉर्मली ग्रो नहीं कर पा रहे होते, उनके माइलस्टोन्स उस तरह से बाकी बच्चों की तरह मैच नहीं कर रहे होते। वैसे तो ये वेरी करते हैं, हर बच्चा डिफरेंटली जो है वो अपने माइलस्टोन्स को अचीव करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 3 to 5 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा क्लियर सिम्टम्स जो है वो आपको पता चल जाते हैं कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल बोल नहीं पा रहा, या सुन नहीं पा रहा, या चल नहीं पा रहा, या खा नहीं पा रहा। तो उन सारे मामलात में फिर स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो डील करती हैं। इसी तरह जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, बहुत अब उसको देखा गया है कि बहुत फैला जा चुका है, वो बहुत बच्चों में बहुत देखने में आया है। उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स, उनकी जो है वो जो उनके लर्निंग के प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से स्पीच थेरेपिस्ट बहुत अच्छा काम करती हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है उनमें। एडल्ट्स में मैंने जैसे कहा, बड़े लोगों में स्ट्रोक के साथ साथ आवाज़ के मसाइल, खाने के मसाइल, स्ट्रोक के पेशेंट में जैसे उनकी यादाश्त का मसला होता है, जैसे ही उनको स्ट्रोक होता है तो उनकी यादाश्त के मसाइल जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती, उनको क्या बोलना है, उनको बात वो कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से होता है कि वो लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाते, वो एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, या वो जो कुछ कहना चाह रहे होते हैं उनकी मस्कुलर मूवमेंट्स उनको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो वो अपनी जो लैंग्वेज है या जो वो बात कहना चाह रहे हैं वो उसको नहीं प्रॉपर पहुंचा सकते। सही। क्या थेरेपीज डॉक्टर साहब यूज़ की जाती हैं? जैसे कि अभी अगर हम देखें कि किसी को अगर कोई हकलाता है या किसी की वॉइस का प्रॉब्लम है, तो क्या आप लोग मेडिसिन्स यूज़ करते हैं या कोई टेक्निक्स होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? जी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी जो है वो मेडिसिन के साथ तो काम नहीं करती है, हम मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है। या कोई भी जो बाकी अदर हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं जो उनके स्पेशली डॉक्टर्स, वो उनका काम है। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो मेनली वो स्पीच की टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज और उनके साथ काम करती हैं, जिसके साथ हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। उनकी स्पीच डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, फ्लुएंसी के हवाले से बात की जाए, जैसे कि स्टैमरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो स्टैमरिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, और मल्टीवाइटामिन बहुत वैसे उसको रेकमेंड किए जाते हैं, जबकि वो इतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। ठीक है। तो पर्टिकुलरली स्पीच थेरेपी जो है वो स्टैमरिंग के पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि उनको फ्लुएंट करती है। इसी तरह वॉइस भी है, और इसी तरह स्ट्रोक के बाद पेशेंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा और काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो कि जिनके बारे में जो है वो हम डिटेल में भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये मसाइल सुनते हैं कि कोई सही बोल नहीं पा रहा, हकला रहा है, किसी का आवाज़ का प्रॉब्लम है, या स्ट्रोक के बाद जो लोग बोल नहीं पाते, तो थेरेपी कैसे उसकी हेल्प कर पाती है? अक्सर हम लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जी ये पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों ने आप लोगों का सक्सेस रेट कितना है? कैसे आप लोग देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट होती है आप लोगों की थेरेपीज़ के थ्रू? जी बिल्कुल होती हैं।
ये तो है, काफी सारे मिथ्स हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं, ना सिर्फ स्पीच थेरेपी के हवाले से, मेडिकल के हवाले से भी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, वो इस वजह से क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और हम स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जहाँ जहाँ भी अपॉइंटेड हैं, जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, हमारा मेजर रोल जो है वो इसीलिए होता है कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकें कि किस तरह की ये फील्ड है और ये कैसा काम करती है। क्योंकि इसके बारे में जितनी अवेयरनेस होगी उतना अच्छा काम हो पाएगा, उतना लोगों को भी आइडिया होगा कि उन्हें किन मसाइल के साथ साथ दूसरों के पास जाना चाहिए और किन मसाइल के होते हुए उन्हें स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, हर बीमारी का जैसे बिल्कुल डिफरेंट इलाज होता है, इसी तरह स्टैमरिंग की बात की जाए तो उसका डिफरेंट उसकी थेरेपी टेक्निक्स हैं, वॉइस के लिए डिफरेंट हैं, अफेजिया जो स्ट्रोक का पेशेंट है, स्वॉलिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो वो वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट भी, एज टू एज भी, और फिर जो डिसऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग। सही। डॉक्टर साहब, हमारे हॉस्पिटल्स में आजकल जो है स्पीच पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं, सरकारी सेटअप्स जो हैं या नहीं सिर्फ प्राइवेट लेवल पे ये काम किया जा रहा है, और आपके ख्याल में कितनी ज़रूरत है कि हर जगह पर एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो है, थेरेपिस्ट जो है वो मौजूद हो? जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी कंट्री में। एक तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में इतनी, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट की ये एक इमर्जिंग फील्ड है और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट का रोल क्या है। तो वाकई में इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है और हर जगह स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद भी नहीं है। अमूमन बड़े शहरों में तो हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं, छोटे शहरों में बहुत कम है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी टाउन या किसी गांव के बारे में बात करें और वहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट हों। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली इस फील्ड को जो है वो प्रमोट करने के लिए हम सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो रिकवरी चांसेस होते हैं। ऑफकोर्स जब आप काम कर रहे होते हैं, आप एक चीज़ पे एफर्ट कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट आते हैं, लेकिन क्योंकि पेशेंट सरी में होता है, उनको जल्दी रिजल्ट आते हैं। हम सब लोग हर जगह पे, हर मामले में हम लोग जल्दी रिजल्ट आ रहे होते हैं, ना सिर्फ स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी में डेफिनेटली थोड़े से रिजल्ट स्लो जरूर है, मगर बहुत अच्छी जो है वो प्रोग्नोसिस है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक जो बड़ा कॉमन मसला है बच्चों का देर से बोलना, तो इसमें भी क्या स्पीच पैथोलॉजी का कोई रोल होता है? जी जी बिल्कुल। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो हैं वो उन बच्चों के साथ बड़ा प्रिसाइजली काम के लिए बड़ी अच्छी जो है वो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ताकि हम उनकी जो डिलेड स्पीच है हम उसको जल्दी ओवरकम कर पाएँ, और उनको हम लैंग्वेज और बोलने के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, स्पेशली साउंड अटरेंस के हवाले से या लैंग्वेज को प्रॉपर यूज करने के हवाले से, उनके लिए प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं कि हाँ बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल 5-6 साल में, 7 साल में। बहुत ज्यादा तो देखने में आया है कि 9-10 साल की एज में भी बच्चा नहीं बोलता, वो इसी वजह से क्योंकि नेग्लिजेंस होती है, और पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बड़ा होगा और बोलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर बच्चा 3 साल का है तो आई वुड सजेस्ट, एंड आई थिंक यू हैव टू विजिट अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, आपके नियरेस्ट कोई भी हैं। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एज रेंज क्या होनी चाहिए? कुछ चीज़ों में कहा जाता है कि अगर बचपन में टाइम पे इलाज करवा लिया जाए तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगी कि जी जो हमारे यहाँ इग्नोर हो जाती हैं और उनका बचपन में ट्रीटमेंट नहीं किया जाता और फिर बाद में मुश्किल हो जाता है? जी, आई वुड डेफिनेटली मेंशन, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन था। हम यही रेकमेंड करते हैं कि 2 से 3 साल की एज में बच्चों में रेड फ्लैग्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, पता चल जाता है कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है। यूजुअली तो वो नेग्लिजेंस हो जाती है, या फिर अवेयर नहीं होता, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि ये प्रॉब्लम होगा और ये ठीक हो जाएगा वक्त के साथ या नहीं। तो हम यही कहते हैं कि 3 साल बहुत बेस्ट टाइम होता है जब आपको बच्चे का पता चल जाता है, उससे ज्यादा आप वेट नहीं करें। कोई भी प्रॉब्लम है, फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है, बच्चा अटक अटक के बोल रहा है, बच्चा साफ नहीं बोल रहा है, अल्फाज की सही अदायगी नहीं कर रहा है, या अगर वो बाकी बच्चों को देख के कॉपी करना उसको नहीं आता है, वो सुन नहीं पा रहा, वो आप उसको आवाज देते हैं तो वो सुनता नहीं है। इसी तरह बहुत सारे और सिम्टम्स हैं, टेंट्रम्स होते हैं बच्चों के, बहुत जिद्दीपन होता है, बिहेवियर के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तरह बच्चे जो हैं वो आप जो उनको कह रहे हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ ही नहीं पाते। आप उनको जिस तरह से कह रहे हैं वो उसकी बजाय वो अपनी जो उनके अपने पास जितना भी नॉलेज होता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं।
और इसी तरह बच्चों में जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत देखने में आई हैं, जो स्कूल में जाते हैं और वहाँ जाकर के जो टीचर्स हैं वो उनके साथ बहुत एफर्टफुली काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि वो अर्ली एज में उस चीज़ को इतना जो है वो एड्रेस नहीं किया गया, उसको डिस्कस भी नहीं किया गया और उसको रिजॉल्व भी नहीं किया गया। तो उसको बहुत टाइमली रिजॉल्व करना जो है वो इम्पोर्टेंट है बच्चे की नेक्स्ट एजुकेशन के लिए भी। इसी तरह जो स्टैमरिंग है वो 2.5 से 3 साल 4 साल की एज में वो डिस्प्लेंसी के तौर पे अपीयर होती है, जिसको कि अगर एट द सेम टाइम अगर आप फौरी तौर पर बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को विजिट कर लें तो वो हमेशा के लिए भी जा सकती है, वेव ऑफ हो सकती है, बिल्कुल क्लियर स्पीच बच्चे डेवलप कर जाते हैं, लेकिन वो बस वो नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजन, जिसकी वजह से फिर वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, लेकिन उसकी भी थेरेपी एडल्ट एज में हम करते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब क्या मैसेज देंगी वो, क्योंकि जारी बात है बच्चों में ये चीज़ें हैं ये पेरेंट्स देखते हैं और उन्होंने ही डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, तो आप क्या, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा तो हम लोग कहते हैं कि जी अभी जल्दी है, अभी 1 साल 2 साल के बाद बोलना शुरू हो जाएगा, या अगर तोतलाता है तो उसके बारे में भी, तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे कि जी चेक करवाएं अपने बच्चों को, ज़रूरी है क्या, आप किस तरह गाइड करेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे में स्पीच एक ऐसा मॉड्यूल है, आप देखेंगे स्पीच जब आप बात कर रहे हैं आपका बात करना कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं तो हमारा बात करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी जो भी हमारे पास नॉलेज है हम उसको कन्वे ही वर्बली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चे को यूजुअली लोग इस चीज को इतना नोटिस नहीं करते क्योंकि ये कोई ऐसी पेनफुल चीज नहीं है, कोई दर्द नहीं होता है, कुछ इमरजेंसी नहीं है कि इसको लेके भागा जाए, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये आपकी पूरी पर्सनालिटी पे इसके इफेक्ट होते हैं। स्पेशली अगर एक बच्चा तोतला है, बाकी वो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, सब कुछ ठीक है, बट जैसे वो स्कूल में जाता है तो बच्चे को जो है वो बुलिंग का सामना करना पड़ता है। जैसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाके प्रेजेंटेशंस होती हैं और वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वो अपनी जॉब के हवाले से अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि एड्रेस करना ज़रूरी है टाइमली होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि अगर वो एज निकल जाती है तो हमारे लिए वो एक अच्छा रिजल्ट जो है वो दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वो बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ होते हैं, जैसे ब्रेन डैमेज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ड्यू टू एनी रीजन, कोई सिंड्रोम हो सकता है, लाइक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है, या जैसे बच्चे यूजुअली टाइम पे रोते नहीं हैं, और बहुत सारी और ऐसी मेडिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चों की ब्रेन ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती और उनको टाइमली जो है वो उनको फॉरेन से स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही। इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि 1 से 1.5 साल की एज में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ ममालिक में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुख्तलिफ सेंसेस को चेक किया जाता है, हीयरिंग को चेक किया जाता है और देखने का, और मुख्तलिफ जो जितनी भी सेंसेस हैं उनको चेक किया जाता है। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं की जाती, तो क्या ये प्रैक्टिस ज़रूरी है कि हमें पैदाइश के टाइम पे ही पता चल जाए कि बच्चे में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही है? जी, मैं यहाँ पर इसको ऐड करना चाहूँगी कि हियरिंग स्क्रीनिंग जो है वो इन्फेंट स्क्रीनिंग वो अब पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई है, दो वो बड़े शहरों में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर अभी इतना एफर्टफुली तो हम ये नहीं कह सकते कि काम हुआ है कि जो पूरे पाकिस्तान में हो सके, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है कि अगर बच्चा एट द सेम टाइम यानी बर्थ के फर्स्ट 2-3 मंथ्स में अगर उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ भी, तो अगर उसको हीयरिंग एड भी लगवा दिए जाते हैं तो वो क्या होता है कि उस हीयरिंग एड के साथ साथ वो नॉर्मल अपनी डेवलपमेंट जो है स्पीच की, लैंग्वेज की, वो एक्वायर कर लेता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ यूजली बहुत वेट कर लिया जाता है और वो वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर वो बच्चा, स्पेशली अगर हीयरिंग एड लगे हुए हैं, बच्चा सुनता नहीं है। सही। तो इस बहुत जरूरी है कि उसको बहुत जल्दी, जितनी भी जल्दी चेक करवा जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर की हमारे नाजरीन के साथ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी या थेरेपी केसेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। शुक्रिया
जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर करिश्मा सानिया की। डॉक्टर साहबा जो हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी या थेरेपी जो है उसकी फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये गुफ्तगू भी आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। और अपना बहुत ख्याल रखें। आजकल के दिनों में जो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जितना आप प्रोटेक्शन करेंगे, जितना आप प्रिवेंट करेंगे इस बीमारी को, उतना ही आपके लिए, हम सब के लिए अच्छा है और उतना ही हमें फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और माहिर डॉक्टर्स के साथ और एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।